and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. तो भारत ने इस लोकतांत्रिक समाजवाद को स्वीकार किया है, लेकिन ये पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया गया है। भारतीय समाजवाद की जो व्याख्या की गई है वो DS नकारा केस 1982 में सुप्रीम कोर्ट। अगर हम लोक प्रभुता में क्रिटिक्स की बात करें तो इसमें KC बियर का नाम सबसे पहले आता है। KC बियर ब्रिटेन के संविधान के सबसे बड़े जानकारों में से एक रहे हैं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी जो संकल्पना या जो कॉन्सेप्ट है वो USA से लिया गया है और जो उसकी भाषा यानी जो विषय वस्तु है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। सबसे पहले करते हैं कि सोर्स ऑफ पावर क्या है, यानी कि इसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है और हमारे संविधान को जो पावर मिलती है वो कहाँ से मिलती है। वो मिलती है लोक प्रभुता यानी जनता। This Constituent Assembly declares its firm and solemn resolve to proclaim India as an independent sovereign republic. नमस्कार दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका की तरह होती है जिसमें संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों, शासन प्रणाली के स्वरूप व संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख होता है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी जो संकल्पना या जो कॉन्सेप्ट है वो USA से लिया गया है और जो उसकी भाषा यानी जो विषय वस्तु है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की जो बातें हैं वो 3 प्रकार से हैं। पहली है सोर्स ऑफ पावर, इसके बाद आती है हमारा फॉर्म ऑफ पावर, पर्पस ऑफ पावर यानी कि सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्वरूप और सत्ता का उद्देश्य। सोर्स ऑफ पावर में जनता आती है और फॉर्म ऑफ पावर में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य आता है। इसके अलावा पर्पस ऑफ पावर में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, एकता, अखंडता और बंधुता आती है। सबसे पहले करते हैं कि सोर्स ऑफ पावर क्या है, यानी कि इसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है और हमारे संविधान को जो पावर मिलती है वो कहाँ से मिलती है। वो मिलती है लोक प्रभुता यानी जनता से। लोक प्रभुता भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोक शब्दों से होती है और इसका अंत अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित शब्दों से होता है, जो स्पष्ट तौर पर लोक प्रभुता को ही घोषणा करता है। अंगीकृत का जो अर्थ होता है वो स्वीकार करना होता है, अधिनियमित का जो अर्थ होता है वो लागू करना होता है और आत्मार्पित यानी कि इसको भी स्वीकार करना। इन तीनों चीज़ों का जो सोर्स है वो है जनता यानी कि भारत के लोग। इससे निकल कर आता है हमारा लोक प्रभुता। लोक प्रभुता रूसो जो कि फ्रांस के विचारक थे, ये उनकी उत्पत्ति मानी जाती है। रूसो ने कहा था वॉक्स पीपली वॉक्स गॉड, यानी कि वॉइस पीपल वॉइस गॉड, जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है। अगर हम लोक प्रभुता में क्रिटिक्स की बात करें तो इसमें KC बियर का नाम सबसे पहले आता है। KC बियर ब्रिटेन के संविधान के सबसे बड़े जानकारों में से एक रहे हैं। उनके अनुसार भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है। इसके लिए उन्होंने जो तर्क दिया है वो ये है कि संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन से हुआ था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा किया गया था और प्रांतीय विधानमंडल का गठन चुनावों के द्वारा हुआ था, लेकिन इन चुनावों में जो टोटल मतदाता थे वो महज 10% थे और इन मतदाताओं की जो क्वालिफिकेशन थी वो संपत्ति और शिक्षा थी। इसके अलावा विंस्टन चर्चिल ने भी भारतीय संविधान सभा की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि एन असेंबली ऑफ कास्ट हिंदूज, यानी कि जो संविधान सभा है ये सवर्ण हिंदुओं का एक जमावड़ा है। लेकिन विंस्टन चर्चिल और KC बियर के विचारों को हम सही नहीं मान सकते, क्योंकि 1952 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ। यह चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित था। इस चुनाव में संविधान सभा के अधिकांश सदस्य भारी बहुमत से चुनाव जीते थे, जो जनता के बीच उनकी लोकप्रियता को दिखाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि वे हम भारत के लोग के ही प्रतिनिधि थे। भारत के संविधान में लोकतंत्र को अपनाया गया है, जो लोक प्रभुता के बिना संभव नहीं है। यह कहना भी गलत है कि भारत की संविधान सभा केवल कास्ट हिंदूज का एक जमावड़ा थी, परंतु सत्य तो यह है कि इसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था, यानी कि चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग हो, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे वो दक्षिण भारत की बात हो, चाहे वो ईस्ट भारत की हो, सभी लोगों का उसमें समान रूप से प्रतिनिधित्व शामिल था। अब बात करते हैं कि फॉर्म ऑफ पावर यानी सत्ता का स्वरूप, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा सॉवरेन, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखता हो। आंतरिक मामलों में राजनीतिक निर्णय आते हैं जिनमें चुनाव, निर्वाचन आदि शामिल होते हैं। आर्थिक निर्णयों में आर्थिक नीतियां आदि शामिल होती हैं। सामाजिक निर्णय जिसमें महिलाएं, आरक्षण आदि शामिल है। बाह्य मामलों में विदेश नीति का निर्धारण जैसे
मुख्य तत्व शामिल होते हैं। इसके अलावा जो प्रीएम्बल में अगला शब्द आता है वो है समाजवाद यानी सोशलिज्म। समाजवाद एक विचारधारा है जिसके कुछ तत्व हैं जैसे संपत्ति का समाजीकरण, समानता, मजदूर वंचित का कल्याण, शोषण की समाप्ति। समाजवाद का जो व्यवहारिक रूप है उसके दो रूप हैं। पहला है साम्यवाद यानी मार्क्सवाद और दूसरा है लोकतांत्रिक समाजवाद। जो मार्क्सवाद है वे वर्ग संघर्ष, क्रांति, हिंसा आदि की बात करता है। रूस और चीन में इसे लागू किया गया है लेकिन भारत इसे स्वीकार नहीं करता है। लोकतांत्रिक समाजवाद में चुनाव, संसद के कानून, योजनाबद्ध विकास तथा भारत ने इस लोकतांत्रिक समाजवाद को स्वीकार किया है लेकिन ये पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया गया है। भारतीय समाजवाद की जो व्याख्या की गई है वो DS नकारा केस 1982 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आय की असमानता को कम करना, जीवन स्तर की असमानता को कम करना, मजदूर एवं वंचित वर्गों का कल्याण करना और विभिन्न रूपों में मौजूद शोषण की समाप्ति जैसे लिंग भेद, जाति भेद आदि। भारतीय समाजवाद का अर्थ है नागरिकों को जन्म से लेकर मृत्यु तक सुरक्षा प्रदान करना यानी कि टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। प्रीएम्बल में जो अगला शब्द है वो है पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलरिज्म। पंथ निरपेक्ष से जो तात्पर्य है ऐसे देश से है जहां राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो, राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना करें, सभी नागरिकों को चाहे वे किसी भी धर्म को मानते हो उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की सीमा तक पंथ निरपेक्ष एक राज्य है। संवैधानिक रूप से भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र माना जा सकता है क्योंकि भारत में राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को पंथ निरपेक्ष घोषित करती है। भारत के संविधान में समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव की मनाही करता है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है जो सभी धर्मों के अनुयायियों को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है। परंतु व्यवहार में राजनीति के अंदर धर्म की एक महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा सकती है, जैसे चुनाव में धर्म की भूमिका और उम्मीदवारों का चयन, चुनाव में धार्मिक मुद्दों को उठाना। भारत में जनता का मतदान व्यवहार भी धर्म से प्रभावित होता है। इसके अलावा चुनाव के बाद जब मंत्री परिषद का गठन होता है और जब राजनीतिक पदों का वितरण होता है तो व्यवहार में वहाँ भी धर्म व जाति मुख्य कारक होते हैं। भारत में व्यवहार में कुछ सीमा तक सरकार की नीतियां भी धर्म से प्रभावित होती हैं। भारत में कुछ राजनीतिक दल और संगठन जो राजनीति को प्रभावित करते हैं वे भी धर्म के आधार पर गठित किए गए हैं। प्रीएम्बल में जो अगला शब्द आता है वो है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। गेटिसबर्ग में अब्राहम लिंकन द्वारा दिया गया सबसे मशहूर भाषण था जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो डेमोस माने होता है जनता और क्रेशिया माने होता है शासन। लोकतंत्र के दो रूप माने गए हैं, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसमें जनता स्वयं शासन करती है, जैसे कि भारत के अंदर पंचायती राज, ये एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल है। इसके अलावा दूसरा जो रूप है लोकतंत्र का वो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसका दूसरा नाम है प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी दो प्रकार के होते हैं जिसमें संसदीय लोकतंत्र पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र यानी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। संसदीय लोकतंत्र भारत के अंदर ब्रिटेन के अंदर है और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र USA के अंदर है। जो संसदीय लोकतंत्र होती है उसमें विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़ी होती है और विधायिका के सदस्यों से ही सामान्यतः कार्यपालिका का निर्माण होता है, जिसमें विधायिका संसद होती है और कार्यपालिका मंत्री परिषद होती है, जिसमें संसद का सदस्य होना आवश्यक होता है। लेकिन USA के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से पूरी रूप से स्वतंत्र होते हैं। विधायिका USA के अंदर कांग्रेस को कहते हैं और कार्यपालिका जो USA के अंदर बनती है वो राष्ट्रपति और मंत्री परिषद से बनती है। लेकिन जो भी राष्ट्रपति और मंत्री परिषद होगा वो कांग्रेस का सदस्य नहीं होना चाहिए। प्रीएम्बल में जो अगला शब्द है वो है गणराज्य यानी रिपब्लिक। गणराज्य से तात्पर्य है कि एक ऐसे देश से है जहां राज्य का प्रमुख वंशानुगत या मनोनीत ना हो बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित हो। राज्य का प्रमुख जिसके नाम से शासन किया जाता है और शासन का प्रमुख जो वास्तव में शासन करता है। भारत के अंदर राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति हैं और शासन का प्रमुख भारत के अंदर प्रधानमंत्री हैं। अब बात करते हैं कि सत्ता का क्या उद्देश्य यानी पर्पस ऑफ पावर क्या है, जिसमें न्याय, समानता, स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, एकता, अखंडता और बंधुता की बात की गई है। पहले बात करते हैं कि न्याय की यानी कि जस्टिस क्या है। हमारी प्रीएम्बल के अनुसार उसमें 3 प्रकार का न्याय बताया गया है, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय है। सेकंड आता है हमारा स्वतंत्रता, जिसमें विचार, विश्वास, धर्म, उपासना आदि की स्वतंत्रता दी गई है। अगला आता है हमारा समानता यानी प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा की समानता में समाज में व्यक्ति का स्थान उसकी जाति, धर्म, लिंग आदि से निर्धारित नहीं होगा और सभी व्यक्ति समान माने जाएंगे।
अवसर की समानता समाज में प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अगला आता है हमारे व्यक्ति की गरिमा। प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन उपलब्ध कराना हो। एकता और अखंडता। एकता का जो अर्थ है वो यह है एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना, जिसका अर्थ है नागरिकों के बीच एक होने की भावना। लेकिन जो अखंडता का अर्थ है वो भौगोलिक संकल्पना से है, जिसका अर्थ है भारत का क्षेत्र या भूभाग जो कि इससे अलग ना हो। प्रस्तावना की अगर आलोचनात्मक मुद्दों की बात की जाए तो सबसे पहले आता है ये अपरिवर्तनीय है, यानी कि ये इनफोर्सेबल नहीं है, जिसके कारण इसे टीथलेस टाइगर भी कहा गया है। प्रस्तावना में अस्पष्टता पाई जाती है। इसमें वर्णित समाजवाद, पंथनिरपेक्ष जैसे शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं है। और इसके अलावा प्रस्तावना में मौलिकता का अभाव है, यानी कि हमने कॉन्सेप्ट तो अमेरिका से लिया है और लैंग्वेज हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। इस आधार पर इसकी भी आलोचना की जाती है। अब बात करते हैं कि प्रस्तावना का क्या महत्व है, यानी कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना भारत के राजनीतिक जन्मपत्री है, यानी कि यह एक पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है। जिस प्रकार जन्मपत्री किसी व्यक्ति के भावी जीवन के बारे में बताती है, उसी प्रकार प्रस्तावना में भारतीय संविधान का दर्शन निहित है और यह भविष्य के भारत की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। न्याय मित्र गजेंद्र गढ़कर के अनुसार यद्यपि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इससे शासन करने की कोई विशिष्ट शक्ति प्राप्त नहीं होगी, फिर भी प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की एक कुंजी है। अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ समझें तो प्रस्तावना में भारतीय संविधान का दर्शन निहित है और प्रस्तावना के माध्यम से संविधान निर्माताओं ने भविष्य के भारत की रूपरेखा प्रस्तुत की है। यदि कभी संविधान के निर्वचन यानी व्याख्या के संबंध में किसी प्रकार की अस्पष्टता उत्पन्न होती है तो प्रस्तावना उसका मार्गदर्शन करेगी। इसी प्रकार ठाकुरदास भार्गव ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है, उसी प्रकार प्रस्तावना के आदर्शों के बिना भारत का संविधान भी महत्वहीन है। प्रस्तावना के आदर्श ही संविधान को जीवंत बनाए रखते हैं। इसके अलावा प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्शन है। इसके साथ ही प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है और वो हुआ है 42वां संशोधन 1976, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। प्रस्तावना से संबंधित कुछ केस हुए हैं, जिनमें 2 महत्वपूर्ण केस हैं जिनके आधार पर यह तय हुआ है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं है। पहला हमारा बेरूवाड़ी केस 1960, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। इसके बाद 1973 में केशवानंद भारती केस होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अहम हिस्सा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। इस प्रकार जो वर्तमान स्थिति है वो ये है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो प्रस्तावना के उस हिस्से में कोई भी संशोधन नहीं हो सकता है। इस प्रकार यदि प्रस्तावना को संशोधनीय नहीं माना जाए तो इसकी गतिशीलता एवं प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी। इसलिए लंबे समय के पश्चात एक ऐसी स्थिति बन सकती है जब स्वयं प्रस्तावना एवं संविधान में विरोधाभास उत्पन्न हो जाए। इस विरोधाभास से बचने के लिए और प्रस्तावना की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए प्रस्तावना को संशोधनीय होना चाहिए। इसी के साथ में दोस्तों मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि आपको प्रीएम्बल से संबंधित सभी मुद्दों पर स्पष्टता आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।